हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम ल्यू ड्यूमो के पढ़ेंगे और ये जो है भारत विद्याशास्त्री भी हैं और संरचनावादी भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों विचारक माने जाते हैं, संरचनावादी भी, क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज की जो प्राचीन संरचना है कठोरता के साथ उस संरचना के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। और भारत विद्याशास्त्री इसलिए क्योंकि इन्होंने भारतीय जो शास्त्र हैं, शास्त्र के आधार पर जाति व्यवस्था का, जजमानी व्यवस्था का, श्रम विभाजन का, इन सब चीज़ों का उन्होंने अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, तो इनको हम पढ़ते हैं। देखिए, ल्यू ड्यूमा का जो जन्म है वो 1911 में और उनकी मृत्यु जो है 1998 में। ठीक है, ड्यूमा भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य के प्रबल समर्थक थे क्योंकि उन्होंने भारतीय शास्त्रों के आधार पर जाति का और भारतीय संस्थाओं का अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, इनका जो जन्म है वो फ्रांस के सलोमिका नामक स्थान पर हुआ था। तो ये बेसिक रूप से जो थे वो फ्रांसीसी थे। ठीक है, तो ये फ्रांस के थे। चूँकि लुई लगा हुआ है तो लुई अक्सर फ्रांस के लोगों के नाम के आगे ही लगता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है, याद रखिएगा। ड्यूमा ने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी उनकी होमो हायरार्किक्स। ठीक है, ये लिखी गई थी 1967 में फ्रेंच भाषा में और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद 1970 में किया गया था मार्क सेंसेबरी द्वारा। और जब इसका अंग्रेजी अनुवाद हो गया तो पूरे विश्व में ये पुस्तक फैल गई, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो लोग पढ़ने लगे, उसको जानने लगे, समझने लगे। अलग अलग देशों में लोगों ने पढ़ा, जाना, समझा। तो इस पुस्तक से इनको काफ़ी ख्याति मिली। एक समाजशास्त्री के रूप में इस पुस्तक के लिखने के बाद ही वो फेमस हुए। ठीक है, तो देखिए, इस पुस्तक ने उनको इतना फेमस कर दिया, तो समाजशास्त्र में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस पुस्तक को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला अध्याय, ये पुस्तक देखिए 11 अध्यायों में लिखी गई है, जिसमें प्रथम अध्याय में जाति की परिभाषा और पूर्ववर्ती अध्ययन, यानी जाति के बारे में इसके पहले जो अध्ययन हो चुके हैं उन्होंने क्या क्या बातें बोली, ये पूर्ववर्ती अध्ययन के अंतर्गत है पहले अध्याय में। ठीक है, दूसरे अध्याय में उन्होंने सूचिता और प्रदूषण की बात बोली। पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर जाति को जो विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है उसके बारे में, उसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए तृतीय संस्करण में वर्ण व्यवस्था की बात की उन्होंने। तृतीय में संस्करण जातियों का जो पदक्रम होता है उसके बारे में, और वर्ण व्यवस्था जो है उसके बारे में उन्होंने बात किया हुआ है। चतुर्थ में देखिए जातिगत आधार पर श्रम विभाजन और जजमानी व्यवस्था है। तो देखिए, जजमानी व्यवस्था के बारे में आप जानते ही होंगे कि अलग अलग जातियाँ होती, उच्च जातियाँ, फिर उससे निम्न, फिर उनसे निम्न, फिर उनसे निम्न, तो सबके अलग अलग कार्य होते हैं। ये है स्वीपर का काम करेगा, ये जो है सब्जी उगाएगा, ये दूध बेचेगा, तो फिर जो ये घर घर में सबको धर्म का ज्ञान देंगे। तो इस तरह से संस्करण बना हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा विवाह जब पड़ता है तो उसमें कुम्हार की भी ज़रूरत पड़ती है, नाई की भी ज़रूरत पड़ती है, ब्राह्मण की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, धोबी की भी ज़रूरत पड़ती है, यादव की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी भी जजमानी व्यवस्था एक श्रम विभाजन का सिस्टम है। ठीक है, एक संगठन है ये। इसमें क्या होता है कि समाज के संचालन के लोगों को विभिन्न प्रकार के कार्य दिए होते हैं, विभिन्न प्रकार के श्रम का बंटवारा होता है और ऐसा बंटवारा होता है जिससे समाज का संचालन होता है। तो ये एक व्यवस्था है। ठीक है, फिर देखिए पंचम में विवाह के नियम, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह। जो विवाह के नियम हैं उत्तर भारत में, तमिलनाडु में, चूँकि इन्होंने उत्तर भारत और तमिलनाडु का अध्ययन किया हुआ था तो उत्तर और दक्षिण भारत के विवाह के नियम के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। षष्टम में देखिए सहवास और खान पान के नियम, यानी एक व्यक्ति किसके यहाँ खा सकता है, किसके यहाँ नहीं खा सकता। तो मैंने आपको जीएस घुरिया के चैप्टर में बताया हुआ था कि कच्चा और पक्का दो प्रकार का भोजन होता है। कच्चे भोजन में उबला हुआ खाना है, रोटी सब्जी आती है, दाल चावल आता है जो हम रोज़ खाते हैं। और पक्के भोजन में जो विवाह में खाना बनता है, जैसे पूड़ी, मिठाई, अनेक प्रकार के व्यंजन हो गए, तो ये पक्का भोजन आता है। और पक्का भोजन क्या है, हम अपने से निम्न जाति में पक्का भोजन ले सकते हैं, जबकि जो कच्चा भोजन है वो केवल अपने से ऊंची जातियों में लेंगे या फिर अपनी जाति में लेंगे। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये सारे नियम बताए हुए हैं। सप्तम में संप्रभु जाति और जाति के आधार पर क्षेत्रीय संरचना। तो देखिए, प्रभु जाति की अवधारणा तो एम.एन. श्रीनिवास ने बोली थी, लेकिन उन्होंने भी प्रभु जाति के बारे में बताया हुआ कि हाँ, प्रभु जाति जैसी चीज़ होती है। जैसे कोई जाति है किसी क्षेत्र में ज़्यादा प्रबल है, संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा वो ज़मीन उनके पास ज़्यादा है, आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न है, तो वो क्षेत्र में प्रभु हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने भी प्रभु जाति के बारे में बताया हुआ है, याद रखिएगा।
अष्टम में देखिए जाति, सरकार, न्याय और सत्ता। तो जो पंचायत वगैरह होती है जाति के आधार पर जिससे व्यवस्था चलती रहती है, बुजुर्गों की समिति हो गई, ठीक है, इस तरह से जो व्यवस्था चल रही है ग्रामीण समाज में जाति आधार पर, उसका वर्णन किया गया है। नवम में देखिए स्थायित्व और गतिशीलता, यानी जाति में जो परिवर्तन हो रहा है, क्या जाति बंद व्यवस्था है, खुली व्यवस्था है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की हुई है। दशम में देखिए गैर हिंदू और भारत के बाहर की जाति व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन, यानी पश्चिमी समाज में, भारतीय समाज में जो मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, ठीक है, और भी जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनसे, और भारत के हिंदुओं से, जहाँ पे जाति व्यवस्था बहुत ही कठोर है, इनमें तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि क्या क्या चीज़ें कॉमन है, क्या क्या चीज़ें कॉमन नहीं है, ठीक है। एकादश में देखिए तुलनात्मक व्याख्या के आधार पर निष्कर्ष, यानी इसमें जो उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया इसमें निष्कर्ष दे दिया, ठीक है। तो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट थी, जब उनको फेमस कर दिया इस पुस्तक ने, तो आपको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। एग्ज़ाम में इस पुस्तक से प्रश्न आ सकते हैं कि कौन सी अध्याय में क्या दिया है, या फिर कितने अध्यायों में ये पुस्तक लिखी गई है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ करना है इस पुस्तक के बारे में, ठीक है। इनसे रिलेटेड देखिए इनके जो जाति संबंधी विचार है वो आता है, या फिर इनकी जो पुस्तक लिखी गई है होमो हायरार्कस, इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए। समन्वयात्मक विश्लेषण, देखिए उन्होंने अपने इस होमो हायरार्कस पुस्तक में क्या किया है, भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य, मानवशास्त्री और समाजशास्त्री तीनों को समन्वय किया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस पुस्तक में तीनों विचारधाराओं का समन्वय है, चाहे वो भारत विद्याशास्त्री हो, चाहे वो मानवशास्त्री हो, या फिर समाजशास्त्री, ठीक है। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छिपा हुआ है इसमें। देखिए इन्होंने एक कोटेशन दिया है, और ये कोटेशन भी याद रखिएगा, भारतीय समाजशास्त्र भारत विद्याशास्त्र और समाजशास्त्र के संगम स्थल पर खड़ा है। तो उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को समाजशास्त्र और भारत विद्याशास्त्र के संगम स्थल पर खड़ा हुआ माना है, ठीक है। तो ये यदि कोटेशन आता है तो ड्यूमा लगा दीजिएगा। देखिए लुई ड्यूमोंट के पहले जाति के बारे में केवल गुण और दोष के आधार पर ही विश्लेषण किया जाता था, ठीक है, कि जाति में इतने गुण हैं, इतने दोष हैं। जाति की कार्ल मार्क्स के आधार पर, मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर व्याख्या की जाती थी कि इसमें शोषणकारी प्रवृत्ति है, प्रभु वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया जाता है। फिर कोई जाति में बताता था कि इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं जाति में, जहाँ पे सरकार नहीं पहुँच सकती, ठीक है। सरकार गांव बहुत ही जो पिछड़े हुए इलाके हैं जहाँ पे सरकार का शासन नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पे भी जाति जो है एक ऐसा संगठन, एक ऐसा व्यवस्था बनाई है कि सारे कार्य अच्छे से संचालित हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लोगों को व्यवसाय मिलता है जाति के द्वारा। तो काफ़ी गुण हैं, काफ़ी दोष हैं, ठीक है। तो इनके पहले जाति की गुण और दोष के आधार पर व्याख्या की जाती थी। ये नहीं सोचा जाता था कि जाति का संरचनात्मक आधार क्या है, तुलनात्मक आधार क्या है, जाति के बारे में और चीज़ें नहीं बताई जाती थी, केवल गुण और दोष, ठीक है, इसके आधार पर व्याख्या की जाती थी। ड्यूमा ने जाति को शास्त्रों के आधार पर समझने पर बल दिया। ड्यूमा ने कहा कि जाति जो है ये शास्त्रों से उत्पन्न हुई है, ठीक है, शास्त्रों से उत्पन्न हुई है, तो हमको शास्त्रों के उस विचारधारा में, उस वैचारिकी में प्रवेश होकर उस चीज़ को समझना होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यदि जाति को समझना है तो हमें सबसे पहले वैदिक आधार पर जो शास्त्र लिखे गए हैं, जो महाकाव्य लिखे गए हैं, जहाँ से जाति की उत्पत्ति हुई है, हमको वहाँ जाना होगा और उन चीज़ों को फिर से पढ़ना होगा, तब जाकर हम जाति को अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए उनको भारत विद्याशास्त्री का मतलब क्या है, भारत के जो प्राचीन परंपरा है, प्राचीन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथ के आधार पर हम जब किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो भारत विद्याशास्त्री कहलाता है, ठीक है। फिर देखिए उन्होंने सूचिता और प्रदूषण की बात की। तो सूचिता और प्रदूषण क्या है कि विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, जातियों में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, सत्व, राजस और तमस, ठीक है। सत्व गुण जो होता है वो अभी आगे है, अच्छे से बताएंगे। सत्व जो होता है वो ब्राह्मण में पाया जाता है, राजस और सत्व दोनों मिलाकर क्षत्रिय में, और फिर है राजस और तमस मिलाकर वैश्य में, और तम जो गुण होता है तमस वो शूद्र में पाया जाता है। इसके बारे में भी डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। जो जातियाँ शास्त्रानुसार शुद्ध कार्य करती हैं उनको संस्करण में ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। जैसे मंत्रोच्चारण करना ये शुद्ध कार्य है, ब्राह्मण करता है, इसलिए उसको ऊंचा स्थान प्राप्त है, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी में भी बहुत सी जातियाँ हैं, जिन किसी को निम्न, किसी को उच्च जातियाँ। जैसे ओबीसी में क्या है, मौर्य वंश में जो लोग आते हैं, मौर्य जाति में, वो लोग सब्जियाँ उगाते हैं और वो लोग मांसाहारी भोजन नहीं खाते, ठीक है, और वो काफ़ी ऐसे नियमों का पालन करते हैं जो ब्राह्मण लोग करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या है, ओबीसी की कैटेगरी में काफ़ी ऊंचा दर्जा प्राप्त है।
इसके अलावा दूध का व्यवसाय करने वाले, दूध एक पवित्र चीज़ है, दूध का व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं वो भी ओबीसी में उच्च कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इस तरह से हर प्रकार की कैटेगरी बनी हुई है कि कौन ऊंचा कार्य कर रहा है, कौन नीचा कार्य कर रहा है। ठीक है, शुद्धता के आधार पर। और ऐसा नहीं कि शुद्धता उस जाति में, उस व्यक्ति में कोई शुद्धता है, शुद्धता वैचारिकी में। हम ऐसा मानते हैं कि हाँ ये कार्य शुद्ध है, ये कार्य अशुद्ध है, और इस कार्य को करने वाला व्यक्ति जो है वो शुद्ध नहीं है, इस कार्य को करने वाला व्यक्ति शुद्ध है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एससी कैटेगरी में माली भी आता है, एससी कैटेगरी में चर्मकार भी आता है। ठीक है, लेकिन हम चर्मकार को नीचे रखते हैं और माली को ऊपर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके कार्य शुद्ध हैं, वो मंदिर में फूल का वितरण करता है, शादी विवाह में सबको फूल देता है, तो उसके कार्य शुद्ध हैं, तो हम उसको ऊपर रखते हैं। और जबकि दूसरी जो एससी कैटेगरी की जातियां हैं उनको निम्न रखते हैं। इस तरह से ड्यूमा ने बताया कि जाति अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, चाहे वो खान पान का नियंत्रण हो या विवाह संबंधी, ये तो आप जानते ही हैं। देखिए, पदक्रम की बात ड्यूमा ने बोली है कि जाति कुछ नहीं बल्कि पदक्रम की व्यवस्था है। उन्होंने जाति को पदक्रम नाम से ही पुकारा। ठीक है, तो ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है कि पदक्रम नाम से जाति को किसने पुकारा, तो वो ड्यूमा है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, देखिए जाति जो है वो विभिन्न क्रम में विभाजित है। शुचिता और प्रदूषण के आधार पर किसी जाति को शुद्ध माना जाता है, उसके कार्यों को शुद्ध माना जाता है तो उसको ऊपर का स्थान प्राप्त है। किसी जाति को निम्न माना जाता है, उसके कार्यों को निम्न माना जाता है तो उसको निम्न स्थान प्राप्त है। इसी तरह से जातियों को विभिन्न प्रकार के पदक्रम प्राप्त है। ठीक है, व्यवसाय, खान पान, आवास, सभी कुछ शुचिता और प्रदूषण के आधार पर। यदि आपके कार्य शुद्ध हैं, जाति व्यवस्था में जो आपको कार्य मिला हुआ है, यदि वो शुद्ध कार्य है तो आप जाति में ऊपर हैं, और जब ऊपर हैं तो आप सबके यहाँ खा पी सकते हैं। ठीक है, आपका व्यवसाय जो है शुद्धता की दृष्टि से देखा जाएगा, लोग सम्मान करेंगे। यदि आप गरीब रहेंगे तब भी आपका सम्मान होगा। आवास के नियम भी प्रभावित होंगे, क्योंकि जो शूद्र होते हैं वो लोग आवास थोड़ा दूर बनाते हैं, जिस कार्य को समाज बहुत ही घृणित दृष्टि से देखता है, जैसे गंदगी वगैरह साफ करना, फिर गाय भैंस जो मरते हैं उनके चमड़े को उतारना, ये सब जो समाज में हे दृष्टि से कार्य देखे जाते हैं, तो इसीलिए इनके आवास को दूर रखा जाता है। तो यदि आप शुचिता और प्रदूषण के आधार पर ऊंची जाति में हैं तो आपको नियोग्यताएँ मिलेंगी, और यदि आप नीचे जाति में हैं तो आपको क्या मिलेगा, ऊंची जाति में है तो आपको विशेषाधिकार मिलेगा, निम्न जाति में है तो नियोग्यताएँ मिलेंगी। तो सारा खेल पदक्रम का ही है। ठीक है, सच्चाई, तो देखिए 4 प्रकार के उन्होंने गुण बताए हैं जिसके आधार पर पदक्रम निश्चित होता है। कैसे हम डिसाइड करेंगे कोई जाति ऊंची है या फिर नीची है, तो पहला है सत्व। सत्व का मतलब सच्चाई, सात्विकता, ज्ञान। जिस व्यक्ति में सच्चाई हो यानी वो सत्य बोलता हो, सात्विकता हो यानी दूसरों के प्रति ईर्ष्या, घमंड और दुर्व्यवहार, दुष्टता, ये सब चीज़ें न रखता हो, और भोजन भी सात्विक करता हो। ठीक है, वो खाना ऐसा ना खाता हो कि जिसमें किसी जीव को मारा जाता हो। ठीक है, शाकाहारी भोजन करता हो, और शाकाहारी में भी तेल मसाले वाला खाना नहीं। ठीक है, उबला हुआ जो भोजन होता है उसको सात्विक भोजन कहते हैं। ज्ञान, उस व्यक्ति में ज्ञान होना चाहिए, जीवन को समझने का हुनर होना चाहिए। ठीक है, ईश्वरीय ज्ञान होना चाहिए, समाज के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसलिए उसको पंडित बोलते हैं जो ब्राह्मण लोग होते हैं। तो ये सारे गुण जो है ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों में पाए जाते हैं, इसलिए ब्राह्मण को ऊंचा दर्जा प्राप्त है समाज में। देखिए, राजस में यह वीरता, शक्ति और विलासिता का प्रतीक है। यानी जो जैसे राजा होते हैं, इसमें छत्री को रखा गया है। जो राजा वगैरह होते थे वो क्या करते थे, शक्ति और वीरता के प्रतीक थे, लोगों की रक्षा करते थे, शासन करते थे, और विलासिता उनको बहुत ज़्यादा मिलती थी। उनके जैसी विलासिता कोई नहीं करता था। जब उनकी इच्छा होती थी, जैसी इच्छा होती थी वैसे ही उनको सुविधाएं मिलती थी, वैसे ही भोग विलास उनको प्राप्त होता था। ठीक है, राजस में ये सब आ जाता है। तमस में क्या होता है, ये अंधकार, अज्ञानता और गंदगी का प्रतीक है। यानी अंधकार, अज्ञानता। अज्ञानता मतलब जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है वो कोई भी काम कर सकता है, बड़े से बड़ा अपराध कर देता है। ठीक है, ईश्वरीय ज्ञान उसके पास नहीं है, वो ईश्वर से दूर रहता है। इसके अलावा गंदगी, वो बहुत ही गंदगी से रहता है और साफ़ सफाई नहीं रखता, शरीर की सफाई नहीं रखता, अपने आसपास के कमरे की, घर की सफाई नहीं रखता, तो तमस, ये सारे तमस के गुण हैं। ठीक है, तो देखिए ब्राह्मण में सत्व गुण पाए जाते हैं, क्षत्रिय में सत्व और राजस, ये दोनों गुण पाए जाते हैं। इन दोनों को प्लस कर दिया जाए आधा आधा तो क्षत्रिय। ठीक है, फिर देखिए वैश्य में राजस और तमस दोनों गुण पाए जाते हैं। तो देखिए वैश्य में सभी लोग ऐसे नहीं हैं जो सात्विक हों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सात्विक नहीं होते हैं, जिनमें गंदगी जैसे गुण होते हैं, ज्ञानता जैसे गुण भी होते हैं। ठीक है, बाकी वो कुछ सत्व के नियमों, कुछ राजस के नियमों का पालन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो वैश्य में ये दोनों गुण आते हैं। फिर देखिए शूद्र में केवल तमस, यानी शूद्र है कोई व्यक्ति
जाति व्यवस्था में तो ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति अज्ञानी होगा ही होगा, गंदगी आसपास रखेगा ही रखेगा, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। जो यदि हम रियलिटी को देखें तो आज भी बहुत से शूद्र हैं जो उनके घर चले जाइए काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो जाति व्यवस्था को मैं तो बहुत नहीं मानती, लेकिन ये चीज़ जो शास्त्र में लिखी गई है मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि यदि कोई शूद्र है तो गंदगी से ही रहेगा, यदि कोई ब्राह्मण है तो अच्छाई से ही रहेगा। कितने ब्राह्मण हैं जो जेलों में बंद हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है ड्यूमा के परिप्रेक्ष्य से हम उसको पढ़ेंगे तो वो ये है, ठीक है। देखिए, जो लोग पदक्रम में ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है, और जो निम्न स्थान रखते हैं उनको निर्योग्यता है, ठीक है। निर्योग्यताएं का मतलब है कि आप यहाँ मत जाइए, ये चीज़ मत छूइए, ठीक है। आप दूसरे लोगों की छाया से भी दूर रहिए, आप इनके घर में पानी नहीं पी सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ निर्योग्यताएं हैं, यानी बंधन। और विशेषाधिकार का मतलब क्या है, ये एक उपहार जैसा होता है कि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के आते ही पवित्र हो गया सब कुछ, ठीक है। ये ऐसा यदि वैचारिकी को माना जाए तो वो विशेषाधिकार हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें जो हो गई, ब्राह्मण का आशीर्वाद ले लो तो ईश्वर के आशीर्वाद के बराबर हो गया। तो समाज आपको इतना पवित्र मान रहा है कि आप यदि गरीब भी हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है समाज में। तो कुछ विशेषाधिकार यानी कुछ अच्छाइयाँ उनको अच्छाइयों से जोड़ के समाज देख रहा है, और इनको कुछ बुराइयों से देख रहा है जो निम्न जाति के हैं। फिर देखिए, इनका समस्त अध्ययन जो है पौराणिक शास्त्रों पर आधारित है। ड्यूमा ने कहा कि जाति व्यवस्था भारत की यूनिक विशेषता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि जाति केवल भारत में पाई जाती है और भारत की यूनिक विशेषता है और कहीं नहीं पाई जाती, ठीक है। और इन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों के जीवन जीने का ढंग ही असमानता है, ठीक है। ये कोटेशन याद रखिए। ड्यूमा ने कहा कि भारत के लोग रहते ही ऐसे हैं कि असमानता होगी ही होगी, यानी असमानता को समाप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पे असमानता रहेगी ही रहेगी, क्योंकि उसी से वो जी रहे हैं। यदि असमानता को हटा दिया जाए, सभी जातियों को बराबर कर दिया जाए तो कैसे काम चलेगा? नाई का काम कौन करेगा, धोबी का काम कौन करेगा, फिर जितने कार्य दिए गए हैं वो सब बाकी कार्य कौन करेंगे, ठीक है। तो जीवन जीने का ढंग ही उन्होंने ऐसा बना रखा है कि असमानता रहेगी और उसी असमानता के कारण समाज का संचालन होगा, सामाजिक व्यवस्था चलेगी, ठीक है। अब देखिए, यदि इसको और अच्छे से देखें तो नाई है, धोबी है, दूध का व्यवसायी है, ठीक है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ठीक, वैश्य है, अनेक प्रकार की जातियाँ हैं मान लीजिए। और इनको ज़रूरत पड़ेगी लोहे की तो ये लोहार के यहाँ जाएंगे, लोहार की ज़रूरत पड़ी अपने घर में पूजा कराने की तो वो ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे, ब्राह्मण को ज़रूरत पड़ी दूध लेने की तो यादव जी के यहाँ जाएंगे, यादव जी को तेल लेना होगा तो वो गुप्ता जी के यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। गुप्ता जी को सब्जी लेनी हुई तो मौर्य के यहाँ आ जाएंगे, मौर्य को कुछ और ज़रूरत पड़ा, धोबी के कपड़े धुलाने की ज़रूरत पड़ी, धोबी के यहाँ आ गए। तो इस तरह से ये पूरी व्यवस्था जो है ये चल रही है, ये पूरा सिस्टम है। तो ड्यूमा ने वही कहा कि यहाँ के लोगों का जीवन जीने का ढंग ही ऐसा है कि असमानता रहेगी ही रहेगी और उसी असमानता के कारण उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है। फिर देखिए, इन्होंने भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन किया। देखिए, यहाँ पे जाति है, पश्चिमी देशों में नहीं है, वहाँ पे व्यक्तिवादिता हावी है, वहाँ पे स्वतंत्रता मिलती है लोगों को। तो इन दोनों के बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन है, तुलनात्मक जो ज्ञान है, इसको इन्होंने देने का प्रयास किया है। देखिए, जाति व्यवस्था पर ल्यू ड्यूमा से पूर्व जो घुर्ये, होकार्ट, सोनार्ड, हट्टन, रिजले, एम.एन. श्रीनिवास, एन.के. दत्ता ने भारतीय और पश्चिमी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जाति व्यवस्था को देखा। उन्होंने देखिए भारतीय और पश्चिमी समाज के परिप्रेक्ष्य से देखा था। तुलना तो इन्होंने भी किया है, लेकिन इसके पहले जो लोग थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुलना ही किया कि पश्चिमी समाज में तो स्वतंत्रता प्राप्त है, हमारे यहाँ नहीं प्राप्त है। पश्चिमी समाज में महिलाएं जो हैं वो घूंघट नहीं करती, हमारे यहाँ करती हैं। पश्चिमी समाज में कोई जाति नहीं, हमारे यहाँ जाति है। तो ये चीज़ें हैं कि उन्होंने केवल पश्चिमी और भारतीय सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन किया था कि भारत में जो जाति है उसके ये दोष है, जबकि पश्चिम में जाति नहीं है इसलिए वहाँ पर दोष नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी थिंकर इसके पहले हुए वो गुण दोष के आधार पर जाति को देखते थे, जबकि ड्यूमा पहले ऐसे विचारक हुए जो शास्त्रों के आधार पर, उसकी वैचारिक संरचना के आधार पर जाति को समझे और जाति को बिल्कुल गहराई से डीप नॉलेज उन्होंने ग्रहण किया। ड्यूमा ने भारतीय संस्कृति को पश्चिमी संस्कृति के विपरीत माना। इन्होंने तुलना जब किया तो इन्होंने पाया कि भारतीय संस्कृति जो है वो पश्चिमी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। जहाँ पश्चिमी संस्कृति में लोगों को बहुत ही स्वतंत्रता प्राप्त है, जाति नहीं है, किसी का छुआ नहीं खाना इसका कोई नियम नहीं है, किसी का आवास दूर बनाना है इसका भी कोई नियम नहीं है। तो वहाँ पे दूसरी व्यवस्था है और यहाँ पे जो है एक कठोर जाति व्यवस्था पाई जाती है जिसके आधार पर सामाजिक संरचना का संचालन होता है।
ड्यूमा ने जातियों की शुद्धता और अशुद्धता का आधार वैचारिकी माना, अर्थात वास्तव में कोई जाति शुद्ध या अशुद्ध नहीं होती। तो ड्यूमा ने माना कि यदि कोई जाति है जिसको हम अशुद्ध मानते हैं, जिससे हम दूरी बनाते हैं और उसकी छाया पड़ जाने से भी हम गंगा जल में स्नान करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो जो जाति है वो अशुद्ध है, उस जाति को अशुद्ध माना गया है, वो वैचारिकी है। शुरू से ही ऐसा बता दिया गया है कि ऐसे कार्य जो करते हैं, ऐसा व्यवसाय करते हैं, ऐसे घरों में जो लोग जन्म लेते हैं वो अशुद्ध हैं, ठीक है, वो हम मानते हैं, केवल वो वैचारिकी है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण जो है उसके शरीर से खुशबू आ रही है इसलिए हम उसको शुद्ध मान रहे हैं। ब्राह्मण को हम शुद्ध इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो वैचारिकी है। हमने शुरू से ही देखा है कि ब्राह्मण जो है वो सात्विक नियमों का पालन कर रहे हैं, इनके खान पान में, इनके रहन सहन में काफ़ी सात्विक चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम ब्राह्मण का सम्मान करने लग गए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा कि हाँ ब्राह्मण को अब सम्मान देना है। शुरू शुरू में ब्राह्मणों ने ऐसा किया तो ये हो गया कि हाँ ब्राह्मण को सम्मान देना है, लेकिन अब जो है सभी जातियों में अपराध हो रहे हैं, सभी जातियों में गलत कार्य हो रहा है, तो अब जो है चीज़ें चेंज हो गई हैं। लेकिन जो शास्त्र कहता है, शास्त्र में जो परंपरागत आधार है वो इसी आधार पर किया गया है। ड्यूमा ने जातियों की शुद्धता और अशुद्धता का आधार वैचारिकी माना, तो ये मैंने बता दिया आपको। लुई ड्यूमा देखिए भारत विद्याशास्त्री के साथ साथ संरचनावादी भी थे। तो देखिए संरचनावादी कैसे, इन्होंने पूरी सामाजिक संरचना की बात की कि ये अलग अलग कास्ट होंगे और इनमें जो है संरचना बनी हुई है और इस संरचना के आधार पर एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो संरचनावादी यानी संरचना को प्रमुख माना इन्होंने कि जाति जो है वो संरचना के कारण बनी हुई है। तो संरचनावादी भी थे और भारत विद्याशास्त्री भी थे क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को प्रमुख माना है जाति के अध्ययन में। इनका अध्ययन क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है, जहाँ पे उन्होंने जाति व्यवस्था का अध्ययन किया। इन्होंने देखिए जाति व्यवस्था को व्यक्तिवाद का विरोधी माना, यानी जाति में व्यक्ति को कोई स्थान नहीं प्राप्त है। व्यक्ति वही व्यवसाय करेगा जो जाति कहती है। जाति कहती है कि तुमको कुम्हार बनना है तो वो कुम्हार बनेगा, चाहे उसके अंदर कितनी भी एबिलिटी हो, ठीक है। जाति के अनुसार ही उसको विवाह करना है, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन सुखी हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको शादी उसी लड़की से करनी है जो उसकी जाति में हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि व्यक्तिवाद का विरोधी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं देता कि वो व्यवसाय को चुने, ठीक, वो स्थान को चुने, वो विवाह को चुने, किसी भी चीज़ को चुनने का अधिकार नहीं होता। तो ये व्यक्तिवाद का विरोधी मानते हैं। इन्होंने जजमानी व्यवस्था को जातिगत श्रम विभाजन के आधार पर देखा, शुचिता और प्रदूषण के आधार पर। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जजमानी का मतलब क्या है। जजमानी का मतलब है कि जैसे जो जाति में हमको स्थान प्राप्त है, जैसे कुम्हार का स्थान है, बढ़ई का स्थान है, ठीक है, यादव का स्थान है, ठीक है, इस तरह से जितने लोग हैं सबका अलग अलग स्थान है जाति में, ठीक है, और अपने अपने स्थान के आधार पर वो कार्य करते हैं, तो वो जजमानी व्यवस्था है, ठीक है। जैसे ब्राह्मण का जजमानी कार्य क्या है, मंत्रोच्चारण करना, घर घर जाकर पूजा कराना, ठीक है। उसी तरह से यादव का जजमानी कार्य क्या है, घर घर दूध देना, ठीक है। मौर्य लोग का क्या है, वो सब्जी उगाएंगे और सब्जियों को बेचेंगे, ठीक है। इस तरह से गुप्ता लोग हैं वो तेल का व्यवसाय करते हैं। इसी तरह से जितने लोग हैं, जजमानी का मतलब क्या है, नाऊ जो हैं वो घर घर जाकर जो ज़रूरत पड़ती है शादी विवाह में वो करते हैं, तो जजमानी इसको कहते हैं। एक जाति का जो जातिगत कर्तव्य होता है वो जजमानी है, और उसी के आधार पर सामाजिक व्यवस्था चलती है, जातिगत व्यवस्था चलती है, समाज में सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है। तो शुचिता और प्रदूषण, मैंने आपको बताया था कि शुचिता और प्रदूषण के आधार पर जातियां जो है उच्च और निम्न में विभाजित हैं, और उसी के आधार पर उनको कर्तव्य दिए गए हैं। वो कर्तव्य जब वो पालन करते हैं तो वो जजमानी व्यवस्था है। और जजमानी व्यवस्था जब चलती है, जब सभी लोग अपने अपने जातिगत नियमों का पालन करते हैं, तो जजमानी व्यवस्था कार्य करती है, और यही श्रम विभाजन है, ठीक है। यही समाज में श्रम विभाजन है। सभी अपनी अपनी जातिगत कार्य को करेंगे तो समाज में सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और समाज का संचालन अच्छे से होगा। इन्होंने संरचनात्मक और तुलनात्मक विधि का अध्ययन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कि ड्यूमा ने कौन कौन सी विधियों का यूज़ किया, तो वह है संरचनात्मक और तुलनात्मक विधि। देखिए इनकी आलोचना भी की जाती है, किस आधार पर की जाती है देख लेते हैं। मैक्स वेबर, जी.एस. घुरिये, फ्रेडरिक बार्थ जैसे विचारकों ने लुई ड्यूमा की आलोचना की है शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर। इन्होंने कहा कि शुद्ध और अशुद्ध जैसी कोई बात नहीं होती, ठीक है, ये गलत है। आगे भी देखते हैं कि ड्यूमा के विचारों में औपनिवेशिक मानसिकता झलकती है। इन्होंने कहा कि भारत में असमानता कभी भी समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि ये वैचारिकी है। तो ड्यूमा ने कहा कि भारत के लोगों का जीवन जीने का ढंग ही ऐसा है कि असमानता रहेगी ही रहेगी, और ये असमानता कोई हानिकारक नहीं है, ये समाज के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, होना चाहिए। इसी चीज़ की उन्होंने आलोचना कर दी लोगों में कि होना चाहिए। ये बात जो है वो औपनिवेशिक मानसिकता को झलकाता है।
ठीक है। तो इस आधार पर लियू ड्यूमा की आलोचना होती है कि उन्होंने जो असमानता का पक्ष ले लिया कि असमानता ठीक है, होनी चाहिए और इसी से समाज चल रहा है, इसका उन्होंने क्या हुआ, आलोचना का पात्र उनको होना पड़ा। देखिए लियू ड्यूमा जो है वो असमानता पर आधारित समाज को आदर्श समाज मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि असमानता जो है वो वास्तव में होती नहीं कि कोई जाति अशुद्ध है उसको हम नीचे कर दिए, वैचारिकी है। वैचारिकी के माध्यम से प्रभु जाति जो है, जैसे जो ब्राह्मण हो गया, ठीक है, जो ऊंची जाति के लोग हैं, वो लोग दूसरों पर अपनी विशेषाधिकारों को आरोपित करते हैं, उनका शोषण करते हैं। ठीक है। तो ये असमानता पर आधारित जो उन्होंने आदर्श माना कि असमानता है या आदर्श समाज है, बहुत प्रभावित हुए थे वो यहाँ के सिस्टम से कि देखिए जाति में लोग विभाजित हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही कार्य कर रहे हैं, समाज में कितना अच्छा कार्य हो रहा है, संचालन हो रहा है बड़े अच्छे से। ठीक है। तो इसी चीज़ की लोगों ने आलोचना की कि आपने आदर्श क्यों माना, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी को नीचा कर दें, किसी को ऊँचा कर दें, तो ये आदर्श कैसे हो सकता है। किसी को पैदा होते ही हम बता दें कि देखो तुमको इस समूह में ही विवाह करना है, तुमको यही व्यवसाय करना है, तुमको यही कार्य करना है, उसकी स्वतंत्रता को हम पूरी तरह से बाधित कर दें, तो ये अच्छा कैसे, ये आदर्श समाज कैसे हो सकता है, इसकी आलोचना की गई है। देखिए मार्क्सवादी विचारक जो ड्यूमा की आलोचना करते हैं, क्योंकि ड्यूमा मानते हैं कि जो जाति व्यवस्था है वो एक आदर्श व्यवस्था है, असमानता रहेगी ही रहेगी, असमानता ऐसे ही आवश्यकता की पूर्ति होती है, और ये एक आदर्श समाज है, यूनिक समाज है, बहुत ही अच्छा समाज है। ठीक है। और मार्क्सवादी विचारक मानते हैं कि अच्छा नहीं हो सकता ये, क्योंकि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण हो रहा है, ये शोषण के लिए बनाई गई एक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, एक तार्किक ढंग से बनाई गई योजना है। शुरू में जब शास्त्र लिखे गए थे तो ऐसा बनाया गया, प्रभु वर्ग जो उसमें था उन्होंने ऐसा बना दिया कि उनका ही वर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु वर्ग बना रहे और जो दूसरी जातियां हैं वो निम्न बनी रहे। ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बनाया है, उन्होंने अपने पूरे वंश को हमेशा के लिए ऊंचे स्थान पर रख दिया। तो मार्क्सवादी विचारक यही मानते हैं कि ये प्रभु वर्ग द्वारा बनाई गई व्यवस्था है जिससे निम्न वर्ग का शोषण किया जा सके। ठीक है। इस आधार पर उन्होंने ड्यूमा की आलोचना की। देखिए लियू ड्यूमा की कुछ कृतियां हैं, कौन कौन सी कृतियां हैं देख लेते हैं। हायरार्की एंड मैरिज एलायंस इन साउथ इंडियन किनशिप, ठीक है, ये 1954 में लिखी गई थी। होमो हायरार्किक सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है, 1970 में। देखिए लिखी तो गई थी 1967 में, लेकिन जब ये अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित हुई तभी ये पूरे विश्व में फैली और लोग इसको पढ़ना शुरू किए। ठीक है। तो जब ये फेमस हुई 1970 के प्रकाशन में, इसलिए इनको 1970 का ही माना जाता है। रिलीजन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया, ये लिखी गई थी 1970 में। एसेज इन इंडिविजुअलिज्म, ये लिखी गई थी 1966 में। फिर लॉ आइडियोलॉजी ऑलमंडे, ठीक है, लिखी गई थी 1994 में। ठीक है। तो लियू ड्यूमा का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, इसी के साथ भारत विदेशास्त्री परिप्रेक्ष्य भी फिनिश। ठीक है। तो देखिए मैंने सोचा था कि मैं एक ही परिप्रेक्ष्य का पूरा एक वीडियो एक बार में बना दूंगी जिसमें 3-4 राइटर एक साथ सम्मिलित हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, वीडियो या तो बहुत लंबा बन जाता है या फिर पूरी तरह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो नहीं आ पाती, इसलिए मैं अलग अलग राइटर का बना रही हूँ। ठीक है। तो इसमें थोड़ा वीडियो ज़्यादा बन जाएगा, 8 से 10 वीडियो पूरा बन जाएगा। ठीक है। तो लेकिन इसमें कंटेंट आपको जो मिलेगा बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा और एग्ज़ाम में आने लायक। तो देखिए जो मैंने ड्यूमा के बारे में बताया हुआ है वो 6 से 7 पुस्तकों से संदर्भ लिया गया है इसमें, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसी वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, कंठस्थ करना है। ठीक है। किसी और पुस्तक से इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ताकि कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। ठीक है। क्योंकि ये एजुकेशन है, इसमें आप लेक्चर मिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन मिस होंगे, जो कि मैं नहीं चाहती। ओके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।